हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में, जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जाहिर तौर पर आज हम लोग अपनी आजादी के संघर्ष और असीम बलिदानों को याद करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले भारत के गुलाम बनने की कहानी को भी संक्षेप में समझ लें। आप सभी को मालूम है कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और मानसिक कई तरह की लंबी गुलामी झेलनी पड़ी थी भारत को। एक विदेशी व्यापारिक कंपनी के बुने जाल में और उसकी कूटनीतिक चाल को नहीं समझ पाने का परिणाम था हमारी राजनीतिक गुलामी। व्यापार के सिलसिले में गठित एक व्यापारिक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में 1608 में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में बनाई। उस वक्त मुगल सम्राट अकबर की जगह उनके पुत्र जहांगीर भारत के बादशाह थे। फैक्ट्री कोई माल बनाने वाला कारखाना नहीं होता था, बल्कि बने बनाए माल को भारत में सुरक्षित रखने का ठिकाना, जो निर्मित तो ब्रिटेन के औद्योगिक कारखानों में होते थे, लेकिन बिकते थे भारत के बाजारों में। कच्चे माल की आपूर्ति का जरिया थे भारत के गांव और शहर। इस व्यापारिक कंपनी को कई सहूलियतें हासिल थीं। सर थॉमस हॉकिंस आदि के प्रयासों से अंग्रेजों को कई व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हो रही थीं, लेकिन अभी भी ब्रिटिश कंपनी के राह में कई रोड़े थे। उसकी राह में कई रुकावटें थीं। अन्य विदेशी कंपनियां जो या तो पहले से भारत में व्यापार कर रही थीं या भारत से व्यापार में अकूत मुनाफे को देख ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद गठित हुई और भारत में पैर पसारना चाहती थी, उनसे लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती मिल रही थी। नतीजा निकला आपसी अंतर्द्वंद और कलह। मुनाफे की फिक्र ने जंग का रूप ले लिया। पहले से भारत में स्थापित पुर्तगाली किनारे ठेल दिए गए, लेकिन फ्रांसीसी कंपनी ने मुकाबला किया। यह सब कुछ भारत के हित में नहीं हो रहा था, लेकिन औरंगजेब के उत्तराधिकारियों में उतनी ताकत नहीं बची थी कि वे इनमें हस्तक्षेप कर सकें और भारत को लूटने से बचा सकें। कमजोर उत्तराधिकारियों के दौर में भारत लगभग बिखर चुका था। दिल्ली के नियंत्रण से बाहर कई स्वतंत्र राज्य कायम हो चुके थे। राज्यों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता तो थी ही, राज्य के अंदर से भी सत्ता को हथियाने की पाक नपाक गठजोड़ें बना करती थी। बहुसंख्यक जनता इन कारनामों से अनजान अपनी नियति, अपने भाग्य पर फैसला टाल चुकी थी। उनके लिहाज से यह सब कुछ होना बदा था, होनी थी। कौन टालेगा? होकर रहेगा। धुर्तों द्वारा चले गए चाल की समझ नहीं विकसित हो पाई थी उनमें। दरबारी राजनीति गुटबंदी का शिकार हो चुकी थी और अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी एक दूसरे के विरोधी गुटों के महान समर्थक बन चुके थे। अपनी प्रशिक्षित हथियारबंद सैनिकों से सहयोग दिलवाकर सत्ता हथियार लेने की गारंटी देने लगे थे वे लोग। यूरोपीय सैनिक क्षमता की सर्वश्रेष्ठता का गुमान था उनमें, और झूठे धूर्ततापूर्ण अहंकार से लैस ये कंपनियां स्वयं के लिए भी सत्ता में जगह देखने लगी। अंततः फ्रांसीसी लोगों को ब्रिटिशों से हार माननी पड़ी और एकमात्र नियंता बची लुटेरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। अब भारतीय राज्यों के मामलों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होने लगा कंपनी का। ऐसी ही एक हस्तक्षेप बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ भारी पड़ा अंग्रेजों को। सिराजुद्दौला की सेना से भयभीत अंग्रेजों को भागकर फुल्टा द्वीप में शरण लेनी पड़ी, लेकिन अंग्रेजों की चालाकी ने कंपनी को बचा लिया तथा माफी मांगकर एक बार फिर से व्यापार करने की छूट हासिल कर ली। अब आस्तीन के सांप की तरह साबित हुए अंग्रेज। बंगाल की दरबार के पारिवारिक खींचतान का फायदा मिला उन्हें। नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध मिर्जाफर और घसीटी बेगम का साथ मिला उन्हें। बंगाल का बैंकर समझा जाने वाला जगत सेठ अब अंग्रेजों की हाथ की कठपुतली था। वह चंद क्षुद्र स्वार्थों में लिप्त था। अंग्रेजों ने साजिश रची। फलतः 1757 के प्लासी के मैदान में लड़ाई हो गई कंपनी और नवाब के बीच। धोखाधड़ी और विश्वासघात ने हरा दिया सिराजुद्दौला को।
अगला नवाब बन बैठा विश्वासघाती और अंग्रेजों का भरपूर साथ देने वाला मिर्जाफर। अब धन की उगाही का केंद्र बन गया बंगाल। अंग्रेजों की हिम्मत बढ़ी, रुतबा बढ़ा, साथ ही बढ़ा लोभ। राजनैतिक महत्वाकांक्षा हिलोरे मारने लगी। नए क्षेत्रों को हासिल करने की कवायद बढ़ी। मिर्जाफर अब उतना दुधारू नहीं रहा। वह लगातार बढ़ती मांग को पूरा नहीं कर सका। उसकी जगह ले ली नए निजाम ने। अब मिरासिम बना नवाब। उसने थोड़ी बुद्धिमानी का परिचय दिया और लूट पर नियंत्रण करने का थोड़ा साहस भी किया, लेकिन देर हो चुकी थी। जनता अपने भाग्य पर पछता रही थी, लेकिन मामलों में हस्तक्षेप करने की सोच भी नहीं बनी थी। हस्तक्षेप का मतलब सीधा सीधा राजद्रोह होता है। सब कुछ नीति मानकर देखने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचा था। यही सब कुछ देखते तो पीढ़ियां गुजर गई थी। कितने ही न्यायी और अन्यायी राजाओं नवाबों को बर्दाश्त किया जा चुका था। क्या फर्क पड़ता है एक नवाब के आ जाने से? लेकिन फर्क तो पड़ा, अपनी अगली पीढ़ियों को गुलाम बनाकर। ना सिर्फ मानसिक बल्कि राजनैतिक रूप से भी गुलाम। हर मामले में हस्तक्षेप। गरिमामय जीवन जीने लायक दिन नहीं बचे। मीर कासिम ने प्लान बनाया अंग्रेजों को सत्ता में हस्तक्षेप करने से रोक देने का, लेकिन वह असफल ही रहा। अवध का नवाब सुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम तीनों की संयुक्त सेना लड़ी 1764 के बक्सर के चौसा के मैदान में, लेकिन अंततः हार मिली। अब संधि के लिए मजबूर होना पड़ा तीनों को। अंग्रेजों को राजस्व की वसूली का अधिकार मिल गया, यानी दीवानी का अधिकार प्राप्त हो गया। अब स्वतंत्र रूप से लूट की छूट हासिल हो गई कंपनी को। कोई रोक टोक नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, संपूर्ण आजादी लूटने की। कोई मोह नहीं इस देश की जनता से, कोई लगाव नहीं इस देश की संस्कृति से, कोई जुड़ाव नहीं यहां की मिट्टी से। सब कुछ छेड़ लगने लगा भारत का। लूटो जितना लूट सको, शोषण कर लो जितना हो सके, एक एक कर हथिया लो पूरे राज्यों को, हड़प लो पूरे भारत की धरती को, छीन लो आजादी सबकी, बंद कर दो उन जवानों को जो उच्ची आवाज में अंग्रेजों से बात करें, प्रतिबंधित कर दो इनकी हर आजादी को। लेकिन जरा सोचकर मिलाना होगा इन्हीं में से कुछ मानसिक गुलामों को। उन्हें सहूलियतें देनी पड़ेंगी। खड़ा हो गया जमींदारों का एक तंत्र। लूट की सिस्टम मजबूत हो गई अब। लेकिन जरा ठहरो, संभल कर। कोई तो होगा जो तुम्हें यहां से उखाड़ फेंकने का प्रयास करे। बहुत हो चुकी गुलामी। इस गुलामी ने तो सारी हदें पार कर दी। हमें ही सैनिक बनाते हो और हमारी ही आजादी छीन ली जाती है। हमारी ही किसान पिता को जो अपने खेतों में काम करके किसी तरह गुजारा करते हैं, उन्हें टैक्सों के बोझ से दबा दिया जाता है। किसी तरह जिंदगी गुजारते हैं सिसक कर। जमींदारों का लात घूसा सहते हैं महसूल मालगुजारी देने के नाम पर। जमींदारों की जिम्मेदारियां छीन ली जाती हैं अगर वे रहम करें अपनी रैयत पर। कलाकार, शिल्पकार तबाह हो चुके हैं। उनके परिवार की जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं। कभी वे भी खाते पीते परिवार के थे, राजा रजवाड़ों के और नवाबों के दरबार में। अब तो उनकी खुद की जिंदगी चक्कर में पड़ी है। दलाली करते करते समय गुजर रही है। अब वे क्या जाने कलाकारों के दर्द को। अपनी स्वाभाविक कला को छोड़ दूसरी जीविका की तलाश करना पड़ा है उन्हें। हमें भी तो कभी सूबेदार से ऊपर का प्रमोशन नहीं मिला है। काम तो एक ही लेते हैं ये लोग, लेकिन वेतन कितना कम दिया जाता है हमें। हमसे पूछे बिना ही हमें बाहर के देशों में भी भेज दिया जाता है। झोंक दी जाती है हमारी जिंदगी को। बदले में क्या मिलता है? अपमान। अब बहुत हो चुका, हदें पार हो गई। नई वाली एनफील्ड राइफल में तो गोलियां भी चर्बी युक्त ही आई हैं इस बार। सुना है कि उनके सील में गाय और सूअर की चर्बी है। हे राम, अब तो हमारा धर्म भी नष्ट होगा। क्या बचेगा? माना कि हम भेदभाव करते हैं आपस में, लेकिन बरसों से साथ भी तो रहे हैं एक दूसरे के।
कितने ही विपत्तियों को झेला है हमने साथ में। हम हिंदू हैं, वह मुसलमान। अब दोनों का धर्म नष्ट होगा, अपनी संस्कृति नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, अपना धर्म चौपट हो जाएगा, हमें ईसाई बना दिया जाएगा। हमें बराबरी मिलने से तो रही, वेतन तो बढ़ेगा नहीं, ऊपर से हमें बड़ा काम करने के बावजूद भी सुबेदार के ऊपर जाना नहीं है। देखा नहीं उन जमींदारों का क्या हुआ जो इनके तलवे नहीं चाटे? क्या हुआ वीर कुंवर सिंह का? क्या हुआ उनकी जमींदारी का? सुना है कि वे भी जमींदारी गंवा बैठे। क्या हुआ रानी लक्ष्मीबाई का? दत्तक पुत्र भी नहीं रख सकती, अब उनकी झांसी छिन जाएगी। क्या हुआ बेगम हजरत महल का? क्या अवध बच पाएगा? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर भी तो पेंशन खाते खाते थक ही चुके होंगे। नहीं, अब हमें विद्रोह के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्रांति होगी, क्रांति। कुछ इसी तरह की सोच से मंगल पांडे और उनके साथी भारतीय सिपाहियों की मानसिकता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। प्रसिद्ध कवि डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की कविता की कुछ चंद पंक्तियां। मां कब से पुकार रही, पुत्रों निज कर में शस्त्र कहो, सेनापति की आवाज हुई, तैयार रहो, तैयार रहो। भले ही पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण कर अपनी बुद्धि फेर लेने वाले हमसे नई व्यवस्था की आशा नहीं कर पाए, लेकिन आजादी के प्रथम दीवाने हम ही सिपाही होंगे अपने किसान परिवारों के साथ। इस व्यवस्था से क्षुब्ध जमींदार और राजा रजवाड़े भी जुड़ेंगे हमारे साथ। क्रांति की आग लगेगी, आग। पूरे देश में हम आजाद होंगे, आजाद। बोलो भारत माता की जय। बंगाल की बैरकपुर से फूटी एक छोटी सी चिंगारी ने मेरठ की सैनिक छावनी के बारूदी ढेर के पलीते में विस्फोट करा दिया और इसकी आंच पहुंची दिल्ली तक। फिर तेज गति से क्रांति की ज्वाला देश के कई हिस्सों में फैल गई, लेकिन इस ज्वाला को जल्दी ही अंग्रेजों ने शांत कर दिया। नेताओं में आपसी तालमेल की अभाव, लड़ाई के परंपरागत हथियार, शिक्षित वर्ग की उपेक्षा, कई रजवाड़ों और जमींदारों का अंग्रेजों के साथ बने रहना, सिख रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट का अंग्रेजों का साथ देना, बूढ़े लाचार बादशाह बहादुर शाह जफर को नेतृत्व के लिए चुना जाना, क्रांति का क्षेत्र सीमित होना, नेताओं में दूरदर्शिता का अभाव आदि कई ऐसे कारण रहे जो विद्रोह को असफल कर दिया। लेकिन विद्रोह ने भारतीयों में आशा का संचार किया, लोगों को प्रेरित किया। अब पता चला कि संगठित रूप से अंग्रेजों का विरोध करना होगा। उधर ब्रिटिश सरकार भी पहले से ज्यादा सतर्क हो गई। कंपनी से शासन का अधिकार छीन लिया गया और भारत सचिव की नियुक्ति हुई। ब्रिटिश महारानी भारत की सम्राज्ञी घोषित हुई और गवर्नर जनरल का पद वायसराय का पद बन गया। सेना में भारतीयों की संख्या कम कर दी गई। जाति के नाम पर रेजिमेंटों का गठन का चलन बढ़ा ताकि कुरीतियों का फायदा उठाकर भारतीयों को तोड़ा जा सके। 1858 तक एक नई सत्ता तो कायम हो गई, लेकिन नीतिगत बड़ा बदलाव नहीं हुआ। हाँ, अंग्रेजी राज को सुदृढ़ करने का प्रयास जरूर हुआ। धीरे धीरे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की संख्या भी बढ़ती गई। लॉर्ड मैकाले ने कभी अपमानजनक ढंग से सोचा था कि भारत और अरब का समस्त साहित्य ब्रिटेन की लाइब्रेरी के एक अलमारी से ज्यादा समृद्ध नहीं है। उसने अंग्रेजी शिक्षा देने का जोरदार समर्थन तो दिया, लेकिन उसकी इच्छा थी कि पढ़े लिखे भारतीय मस्तिष्क से गुलाम बने। वे हाड़ मांस से तो भारतीय हों, लेकिन बुद्धि से अंग्रेज साबित हों। लेकिन यह पूरी तरह से गलत साबित हुआ। कुछ उल्टा ही प्रभाव दिखना शुरू हो गया। पढ़े लिखे भारतीयों में यह समझ कायम हुई कि जो अंग्रेज अपने देशों में समानता और बंधुत्व और उदारता की बात करते हैं, वही भारत में बिल्कुल विपरीत व्यवहार क्यों कर रहे हैं। स्वतंत्रता के पक्षधर होने का हामी भरने वाला आखिर परतंत्रता की वकालत किन वजहों से कर रहा है। पूंजीवाद की भूख को शांत करने के लिए साम्राज्यवाद का सहारा और उपभोक्तावाद को बढ़ावा देने वाली औद्योगिक क्रांति से उपजी सोच
संपूर्ण मानवता की भलाई और लोगों को सभ्य बनाने का ठेका कब से लेने लगी। फलतः कई सामाजिक धार्मिक संगठन के साथ ही राजनीतिक संगठन भी बनने शुरू हो गए। वैसे भारतीय पुनर्जागरण के पिता के नाम से संबोधित राजा राम मोहन राय ने इसकी शुरुआत 1828 में ब्रह्म समाज बनाकर कर दी थी और उनके ही प्रयत्नों से अमानवीय सती प्रथा का अंत हुआ था। अब दयानंद सरस्वती की आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद की रामकृष्ण मिशन आदि जैसे संगठन भी कुछ लक्षित कुरीतियों पर प्रहार करना शुरू कर दिए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन का गठन कर शिक्षित भारतीय नवयुवकों को अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए प्रेरित करने लगे। थोड़े ही दिनों के बाद भारतीय राजनैतिक पटल पर एक नया संगठन का जन्म हुआ। एक रिटायर्ड अंग्रेज ऑफिसर एवं और उदारवादी शिक्षित भारतीयों का एक छोटा सा समूह, एक बड़ी संगठन जो अभी तक के बने संगठनों से कहीं अधिक बड़ा था और कहीं अधिक व्यापक थी, को 1885 में जन्म दिया। नाम पड़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस संगठन का जन्म मुंबई में हुआ, लेकिन धीरे धीरे यह पूरे भारतवर्ष के शिक्षित शहरी मध्यम वर्ग में अपना पैठ जमाना शुरू कर दिया। शीघ्र ही यह संगठन भारतीयों में लोकप्रिय होना शुरू हुआ। अंग्रेजी सरकार से कुछ छूटों को लागू कराने की डिमांड इसका मुख्य उद्देश्य रहा। नौकरियों में भारतीय नागरिकों की उम्र सीमा बढ़ाना, आईसीएस का एग्जाम भारत में ही आयोजित करना, करों में राहत देना आदि जैसे मांगों को मनवाने के लिए लंबी लंबी प्रार्थना पत्रों का सहारा लिया गया। मानो ब्रिटेन में बैठी महारानी और ब्रिटिश संसद को भारत की स्थिति के बारे में सच पता ही नहीं, उसे अपने कर्तव्यों का स्मरण कराया जा रहा हो। उधर जिम्मेवार अंग्रेजों की कानों पर जू तक नहीं रखती थी। वे इन मांगों के प्रति गंभीर नहीं दिखते थे। फिर भी छोटे मोटे सुधारों के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा और भारत की काउंसिल में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ानी पड़ी। तय हुआ कि समय समय पर इसकी समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस के उदारवादी कहलाने वाले नेताओं के धड़े का सकारात्मक प्रभाव भारतीय जनता पर पड़ा। लोग राजनीतिक रूप से पहले से ज्यादा सतर्क और जागरूक होने लगे कि हमारे ही देश में हमसे दादागिरी की जाती है, प्रार्थना करने के बाद भी भारतीयों की नहीं सुनी जाती। तब द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वह किताब 1867 में प्रकाशित हुई थी। उसमें उन्होंने अंग्रेजों की लूट की पोल को खोल करके रख दिया था कि किस तरह से भारत के धन का निष्कासन अवैध तरीके से हो रहा है। 20 वर्षों का समय अंतराल इस तरह से भारत में चेतना जगाने का काम करते रहा, लेकिन अभी भी भारत की बहुसंख्यक जनता के दिमाग में स्वतंत्रता के उद्देश्य को नहीं बैठाया जा सका था। धीरे धीरे उदारवादी नेताओं का प्रभाव क्षेत्र कम हो रहा था और उदारवादी युग अपने ढलान पर थी। तभी भारतीय गर्मपंथ के 3 सितारे कांग्रेस के क्षितिज में चमके, लाल, बाल और बाल की तिकड़ी, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों ने कुछ नए उग्रपंथी तरीकों के साथ भारतीय जनता में जोश भरने का काम किया। इनके नेतृत्व में हड़तालें, स्वदेशी और बॉयकॉट का नया तरीका लोगों को पसंद आया, लेकिन संगठन की पहुंच अभी भी ग्रामीण जनता तक नहीं हो पाई थी। 1905 के बंगाल विभाजन ने तो आग में घी का काम किया। विभाजन का व्यापक पैमाने पर विरोध हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसालें पेश हुई। उदारवादी और गर्मपंथी कुछ दिनों के लिए एकजुट रहे। अंग्रेजों में थोड़ा भय बढ़ा। फलतः 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द करना पड़ा और राजधानी को कलकत्ता से हटाकर नई दिल्ली लाने की घोषणा करनी पड़ी। 1905 के बंगाल विभाजन का हवाला तो प्रशासनिक आधार का दिया गया,
लेकिन विभाजन का मुख्य आधार था धार्मिक। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के दिमाग में कुछ फितूर था, हिंदू मुस्लिम की बढ़ती एकता को तोड़ना, क्योंकि धीरे धीरे बंगाल राष्ट्रवाद का गढ़ बनते जा रहा था। अरविंद घोष, रास बिहारी बोस आदि जैसे क्रांतिकारी नेताओं के नेतृत्व में क्रांतिकारी आंदोलनों की बातें की जा रही थी। लॉर्ड कर्जन इन बातों से बेपरवाह नहीं रह सकता था। उसने नई चालें चली। बंगाल के विभाजन के साथ ही धार्मिक संकीर्णता को बढ़ावा देने की नीति का पालन। उसे यह पहचानने में देर नहीं लगी कि समन्वित बंगाली संस्कृति में एक बंगाली मुसलमान एक बंगाली हिंदू से ज्यादा फर्क नहीं महसूस करता। तभी तो मुस्लिमों को न गंगा नहाने से परहेज हुई और ना ही एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधने से, ना ही परहेज हुआ वंदे मातरम के उद्घोष से, जय काली और जय भवानी के नारों से भी मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं हुई। उनका दिल नहीं टूटा, बल्कि अधिकतर एकजुट बने रहे। यह सब कुछ खटका भारत पर अंग्रेजी राज्य के दीर्घकालीन समय तक कायम रखने का सपना देखने वाले अंग्रेजी नीति निर्माताओं को फलतः फूट डालो और राज करो की नीति के अनुसरण करने का गोपनीय फैसला हुआ। डोरे डाले जाने लगे संकीर्ण मानसिकता के छोटे ओछी बुद्धि वाले राजवाड़ों और नवाबों पर। एकदम से कद को बढ़ाया जाने लगा उनका। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह को बढ़ा चढ़ाकर मुस्लिम लीग जैसे संगठन बनाने को प्रोत्साहित किया गया। आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हो गया है। अपनी सांप्रदायिक मांगों से कांग्रेस के लोकप्रिय होते आंदोलनों की राह में रोड़े अटकाना लीग का प्रमुख उद्देश्य रहा। लेकिन अधिकतर राष्ट्रवादी मुसलमान इस चाल को बखूबी समझते थे और मुस्लिम लीग को कभी व्यापक जन समर्थन नहीं मिला। हाँ, लेकिन हिंदू मुस्लिमों के बीच की खाई को बढ़ाने का प्रयास जरूर किया गया। हिंदुओं में भी राजा महाराजाओं के माध्यम से अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता को थोपने की कोशिश की, लेकिन बहुसंख्यक हिंदू जनता ने उसे नकार दिया। जमींदारों और रजवाड़ों अंग्रेज भक्तों का व्यापक सहारा मिला इसे, लेकिन बहुसंख्यक हिंदू जनता ने इसे नकार दिया है। उनका मंसूबा सफल नहीं हो पाया, स्वप्न पूरे नहीं हो पाए। इधर 1907 के सूरत अधिवेशन में दो धड़े में बटी कांग्रेस 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक हो गई और बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट का प्रयास सफल रहा। एक और बड़ी घटना घटी, हिंदू मुस्लिम एकता की नींव भी मजबूत हुई। उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त अधिवेशन हुई। एक तरफ एनी बेसेंट और तिलक के नेतृत्व में अलग अलग क्षेत्रों में होम रूल लीग आंदोलन चला। उस दौर में जब अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में उलझे हुए थे, बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। एनी बेसेंट की थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारतीयों में अपनी संस्कृति का गौरवगान कराया। एक बार जागृति आई लोगों में, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं किया जा सका। अरविंद घोष अलीपुर षड्यंत्र केस से बाहर निकलने के बाद राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन से संन्यास लेकर पांडिचेरी में जा बसे। तिलक विलेंटाइन सिरोल पर मुकदमा की पैरवी हेतु लंदन आते जाते रहे। सिरोल ने उन्हें भारतीय असंतोष का जनक कहा था। लाला लाजपत राय के कदम धीरे धीरे दूसरी तरफ बढ़ रहे थे। इसी परिवेश में 1915 में महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ। वह अफ्रीका में एक मुकदमे की पैरवी हेतु गए थे और वहां लंबे समय से रह रहे थे। एक बार अंग्रेजों से अपमान झेलना पड़ा उन्हें। तब सत्याग्रह के नाम से उन्होंने नए हथियार का प्रयोग किया, यानी सत्य के आग्रह के साथ ही संपूर्ण अहिंसा की नीति का पालन करते हुए अपने शोषकों को पस्त कर देने का हथियार।
भारत आने के बाद घूम घूम करके वे गांवों का दर्शन किए और भारत की राजनीतिक नब्ज को टटोलने का प्रयास गांधी जी ने किया। शीघ्र ही वह भारतीय नेताओं के चहेते हो गए और जनता में भी लोकप्रिय। गांव गांव में गांधी का आगमन मसीहे के आगमन के तौर पर देखा जाने लगा। गांधी जी की पकड़ से कांग्रेस जैसा लोकप्रिय संगठन अछूता कैसे रह सकता था। इस तरह भारतीय राजनीति में प्रवेश और एक नए चरण की शुरुआत, या कह लें कि भारतीय राजनीति में गांधी जी की शुरुआत का अनुकूल समय और परिस्थितियां बन चुकी थी। गांव गांव तक कांग्रेस के संगठन का पहुंचना शुरू हुआ। देश की असली ताकत किसानों और मजदूरों तक कांग्रेस की पहुंच बढ़ी। इधर राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पहुंचे। वहां किसान मिलों से परेशान थे। प्रत्येक बिगहा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य थी, यानी 3 गठिया प्रणाली थी बिहार के चंपारण जैसे नील उत्पादक इलाकों में। खेती मजबूरी साबित हो रही थी। किसान मुक्त होना चाहते थे इस प्रथा से। उधर नीलहे भारी भरकम राशि की डिमांड करते थे किसानों की मुक्ति के बदले में। किसान लाचार थे पर नीलहे भी परेशान थे। केमिकल नील के आ जाने से पौधों से प्राप्त नील की डिमांड अब यूरोप के बाजारों में नहीं रह गई थी। अपना धंधा बंद करने के बजाय वे किसानों से ही मुआवजा हासिल करने पर जोर दे रहे थे। गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला प्रयोग सफल रहा चंपारण में। भले ही सफलता आंशिक हुई, लेकिन देश भर के किसानों का गांधी जी में विश्वास बढ़ा। आगे चलकर अहमदाबाद मिल मजदूर की समस्या, खेड़ा सत्याग्रह आदि जैसे आंदोलनों में गांधी जी ने नेतृत्व किया। यह सब कुछ पसंद तो नहीं था ना अंग्रेजों को, पर गांधी जी के इस्तेमाल किए गए तरीकों का वे लोग उपाय नहीं ढूंढ पा रहे थे। चंपारण में भी गिरफ्तारी के बाद गांधी जी को बिना मुकदमा चलाए छोड़ना पड़ा था। अब गांधी जी के कदम लगातार बढ़ते जा रहे थे। उसके पहले अंग्रेजों ने गांधी जी का भरपूर सहयोग लिया था, उन्हें धोखे में डालने का उचित प्रबंध करके। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की बहाली में भारतीय नौजवानों से अधिक सेना में भर्ती होने का अपील करने के बदले में युद्ध के बाद भारत की स्वायत्तता पर विचार किए जाने का आश्वासन दिया गया। लेकिन विश्व युद्ध के बाद रॉलेट एक्ट जैसे काले कानून के रूप में मिला धोखा। फलतः गांधी जी बड़े आंदोलन की योजना बनाने लगे। लोगों को जागरूक करने के लिए शहर शहर, गांव गांव जुलूस, प्रदर्शन, धरने आदि का प्रबंध हुआ। पंजाब के अमृतसर में लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी इसी तरह के एक जुलूस प्रदर्शन के दौरान हो गई। खबर आग की तरफ फैली, विरोध और तेज हो गया। तभी 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हत्यारा था जनरल ओडायर। अपने प्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जालियांवाला बाग में जुटे कुछ स्थानीय नेताओं की उपस्थिति में भाषण दिए जा रहे थे। बैसाखी के मेला को देखने में जुटी भीड़ में से कुछ महिलाएं, बच्चों सहित आम लोग भी जालियांवाला बाग पहुंचे। उन्हें क्या पता था कि मार्शल लॉ क्या बला होती है। दरअसल पंजाब में नेताओं की गिरफ्तारी के बाद मार्शल लॉ लगाया गया था, यानी भीड़ इकट्ठा करने की मनाही कर दी गई थी। जनरल ओडायर का घमंड 7वें आसमान पर था। वह हर हाल में अंग्रेजों की प्रभावशीलता को कायम रखना चाहता था। बिना चेतावनी दिए उसने भीड़ पर गोलियों की बरसात करवा दी। हजारों निहत्थे नागरिक शहीद हो गए। बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शहीद हुए। इस विभत्स कांड के बाद देश का दिल दहल उठा। व्यापक जन असंतोष पनपा। विरोध स्वरूप कई लोगों ने अपनी उपाधियां लौटाई। ये उपाधियां, ये सम्मान किस काम की जब भारतीयों का बड़े पैमाने पर दमन किया जा रहा हो। जालियांवाला बाग की घटना से उपजा जन असंतोष और 1920 में तुर्की के खलीफा का प्रश्न, यह हिंदू और मुसलमानों को करीब लाने में सफल रहा। गांधी जी का स्पष्ट मानना था कि बिना दोनों समुदायों के एकजुट हुए अंग्रेजों पर फतह पाना मुश्किल है।
फलतः खिलाफत आंदोलन के साथ ही असहयोग आंदोलन को भी मंजूरी मिल गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे स्वीकृत कर लिया। आंदोलन ने जोर पकड़ा। कोर्ट, काउंसिल और कॉलेजों का बहिष्कार हुआ। विदेशी वस्त्रों की होलियां जली। शराब की दुकानों की पिकेटिंग हुई। बड़े पैमाने पर अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तारियां की गई और दमन का एक चक्र चला। लेकिन असंतोष दिन दुनी रात चौगुनी होते जा रही थी। ऐसे में ही एक दिन चौरी चौरा में अंग्रेजों के उकसावे पर एक आंदोलनकारी भीड़ उग्र हो गई और थाने में आग लगा दी। 22 पुलिसकर्मी जल मरे। गांधी जी की अहिंसा नीति को जोरों का धक्का लगा। उन्होंने बारदोली में आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। उनकी गिरफ्तारी हुई। व्यापक पैमाने पर धरपकड़ स्टार्ट हुई। उधर तुर्की के प्रश्न के समाधान हो जाने के बाद खिलाफत आंदोलन एक तरह से मृत प्राय हो चुका था। अब गांधी जी रचनात्मक कामों में लग गए। छुआछूत मिटाना, मंदिर प्रवेश दिलाना, खादी का प्रचार प्रसार करना जैसे कार्यक्रम चलाए गए। कांग्रेस एक बार फिर से दो धड़ों में बंटते नजर आ रही थी। काउंसिल के चुनाव को लड़ने को लेकर के C.R. दास, मोतीलाल नेहरू जैसे वरिष्ठ नेता 1923 में स्वराज दल का गठन कर लिया और उन लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया। गांधी जी की अहिंसा नीति पर जोर की वजह से आंदोलन बंद हो चुका था। कुछ नवयुवकों को इससे अचंभा हुई। उन लोगों ने कॉलेज और स्कूलों को त्याग कर देश की मुक्ति का स्वप्न देखा था। फलतः क्रांति की आवाज बुलंद हुई और कानपुर में 1924 में चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, सुखदेव, ज्योतिन्द्रनाथ आदि के प्रयासों से हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का गठन हुआ। उद्देश्य था भारत की आजादी को अंग्रेजों के जबड़े से छीन लेना। यही संगठन 1925 में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के नेतृत्व में फिर से फिरोज शाह कोटला मैदान में नए के नाम के साथ उभरा। नाम पड़ा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। उद्देश्य तो वही रहा, लेकिन स्वतंत्रता के बाद एक नए भारत की परिकल्पना उसमें समाहित थी, समाजवाद की अवधारणा। यह पुराने क्रांतिकारी दलों से कई मायनों में अलग था। धार्मिक नारों और उद्घोष के बजाय इनकलाब जिंदाबाद का उद्घोष, साम्राज्यवाद का विनाश हो, भारत माता की जय आदि से भारत के जेल अछूते नहीं रहे। हर कहीं इन नारों की गूंज सुनाई पड़ने लगी। भारत के नवयुवकों की स्वतंत्रता से प्रेम और उनके बलिदान की उत्कट अभिलाषा, साहस और निर्भीकता दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी। एक बार फिर 1857 के बाद अंग्रेजों को भय महसूस होने लगा। वे लाचार महसूस करने लगे। 1927-28 में साइमन कमीशन के विरोध के बाद बदले माहौल में 1930 में दांडी मार्च के बाद एक बार फिर गांधी जी के नेतृत्व में अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। आंदोलन के शुरू करने के पहले गांधी जी लॉर्ड इरविन के सामने 11 सूत्री मांग रख दिए थे, जिसमें से नमक से टैक्स हटाने की मामूली मांग भी शामिल थी। अंग्रेज नहीं माने और आंदोलन की शुरुआत जोर शोर से करनी पड़ी। पहले की अपेक्षा कुछ मामलों में यह व्यापक रहा। महिलाओं की आंदोलन में भागीदारी बढ़ी, मजदूरों का साथ मिला, लेकिन इस बार व्यापारी और मुसलमान थोड़ा छिटके छिटके नजर आ रहे थे। इन परिस्थितियों में गांधी इरविन पैक्ट हुई। लंदन में गोलमेज के द्वितीय सम्मेलन में गांधी जी ने हिस्सा लिया। बात नहीं बनी और एक बार वह फिर वापस लौटने पर आंदोलन तो शुरू कर दिए, लेकिन उसमें जान नहीं आ सकी। आंदोलन मृतप्राय होने लगा। फलतः आंदोलनों की नब्ज पहचानने वाले गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। आंदोलन समाप्त हो गया। 1920 के दशक से
किसानों और मजदूरों को संगठित कर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जान फूंकने का प्रयास बढ़ने लगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस गठित हुई। वहीं पर 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। कम्युनिस्टों के नेतृत्व में चले आंदोलनों को कुचलने के लिए उन पर मेरठ षड्यंत्र केस लादा गया। इधर किसान आंदोलन भी विशेष जोर पकड़ते जा रहे थे। बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में अवध किसान महासभा बनी थी, जिसने किसानों की समस्याओं को उठाने के साथ ही आंदोलन में भी शरीक होने का फैसला किया। इधर बिहार में भी लोकप्रिय किसान नेता सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में 1929 में बिहार प्रांतीय किसान महासभा का गठन हुआ। यही संगठन आगे चल करके 1936 में अखिल भारतीय किसान महासभा के रूप में सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में काम करना शुरू किया। 1934 के बाद समाजवादी आंदोलनों में भी जोर पकड़ना शुरू किया। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, लोहिया आदि के नेतृत्व में समाजवादी आंदोलन जोर पकड़ते जा रहा था। उधर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। इस बार गांधी जी सतर्क थे और अंतर्राष्ट्रीय मामलों का सूक्ष्म विश्लेषण कर रहे थे। वह अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का नैतिक समर्थन जुटाने के प्रयास में लगे हुए थे। जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस अपनी नजरबंदी से फरार हो गए और जापान में आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाल लिया। भारत में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का दौर चला था, लेकिन वह ज्यादा सफल नहीं रहा। लेकिन 1942 आते आते गांधी जी एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर चुके थे। अगस्त 1942 में उन्होंने नारा दिया, करो या मरो, और आंदोलन की शुरुआत जोर शोर से हो गई। आंदोलन पूरे देश में फैल गया। व्यापक जन असंतोष का सामना अंग्रेजों को करना पड़ा। तमाम बड़े नेता आंदोलन के शुरू होते ही गिरफ्तार कर लिए गए। इस तरह से आंदोलन स्वतः स्फूर्त आगे बढ़ना शुरू हो गया। उषा मेहता आदि के नेतृत्व में भूमिगत रेडियो का संचालन हुआ। जयप्रकाश नारायण, लोहिया आदि जैसे लोग भी काफी इसमें सक्रिय रहे। आंदोलनों का दमन चक्र चल पड़ा। आंदोलनों को दबाने का प्रयास चलने लगा। हजारों लोग जेल में भर दिए गए। लेकिन यह अंग्रेजों के लिए एक नया सबक भी छोड़ गया। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता की कुछ पंक्तियों से भारत की कैदियों की हालत को बयां की जा सकती थी। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कलिमामयी जगी क्यों आली। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता की कुछ पंक्तियों से हमारे भारतीय क्रांतिकारियों की उत्साह को समझने का प्रयास किया जा सकता है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। उधर 1945 में तो विश्व युद्ध का अंत हो गया, लेकिन भारत में स्वतंत्रता का युद्ध अभी भी जोर पकड़ते जा रहा था। 1946 में नौसेना का विद्रोह हुआ, मुकदमे हुए, लेकिन अंग्रेजों को दबाव झेलना पड़ा, मुकदमे वापस लेने पड़े। उधर ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बदल चुकी थी, लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई और आगे चल करके भारत की स्वतंत्रता का रास्ता साफ हुआ। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा हुई। अतः हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। हम मुक्त हवा में सांस ले पाए। लेकिन एक विभीषिका के बाद पाकिस्तान को खो करके हम आजाद हुए। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता की कुछ पंक्तियों के साथ फिर एक बार। आजादी मिल गई मगर यह गौरव कहां जगाएगा, मरभुखे इस घबराहट में तू बेच न तो खा जाएगा। आजादी रोटी नहीं
मगर दोनों में कोई बैर नहीं। पर कहीं भूख बेताब हुई तो आजादी की खैर नहीं। निश्चित तौर पर स्वतंत्र होने के बाद भी हमारी सब बाधाएं दूर नहीं हुई हैं, लेकिन क्या वह आजादी अधूरी साबित हुई? नहीं, कम से कम अभी तक के लोकतंत्र को देखकर तो ऐसा नहीं लगता है। बेशक भारतीय लोकतंत्र की अपनी कमजोरियां हैं, लेकिन कमजोरियां ऐसी नहीं है कि लोकतंत्र का खात्मा ही सोच लिया जाए। लोकतंत्र की मजबूती में ही हमारी समस्याओं का इलाज है। राष्ट्र कवि के ही शब्दों में फिर एक बार, जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो ऐ हिंदुस्तान। हम प्रभात की नई किरण, हम दीन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। बेरोजगारी, भुखमरी, व्यापक असमानता, आतंकवाद जैसी समस्याओं के साथ ही सांप्रदायिकता और जातिवाद का जहर अपना स्वरूप बदल रहा है। भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने वाली कुछ चिंतनीय पहलू हैं जिन पर गंभीरता से मंथन करने की जरूरत है। मानव निर्मित इन समस्याओं का निदान चुटकी बजाते तो है नहीं, लेकिन लोकतंत्र में ही वह ताकत भी है जो इन समस्याओं से दीर्घकालिक निजात दिला सके। इस पर गंभीर मंथन करने की जरूरत है। राष्ट्र कवि के ही कविता की कुछ पंक्तियों के साथ, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मित्रों, हमें भारतीय लोकतंत्र में भरोसा करना होगा और हर समस्या का निदान लोकतांत्रिक तरीका से ही करना होगा। हमने आजादी मुफ्त में नहीं पाई है। एक लंबे संघर्ष, लाखों कुर्बानियां, करोड़ों जिंदगियों के बर्बाद करने के बाद हमारी आजादी हासिल हुई है। जय हिंद।